चेक कर लो। ओके, वी आर स्टार्टिंग अगेन आफ्टर नंबर ऑफ डेज। मैंने इंस्टीट्यूट मैट लाने बोला था, पर ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मटेरियल मिल जाएगा इसके अंदर भी। इफ यू आर यूजिंग माई मैट, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। लुक एट द स्क्रीन्स, अपने अपने किताबों में देखिए। किसी के चैप्टर नंबर्स अलग भी हो सकते हैं। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन, ये नाम सुना है आपने शायद पहले लाइफ में। सबसे पहले एक बात बताओ, हमारे और आपके बीच में कभी कोई कमर्शियल डिस्प्यूट अगर होता है, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब निकल गई, आप केस करोगे, सिविल सूट फाइल करोगे, जो केस कोर्ट में जाएगा, यानी लिटिगेशन होगा। कोर्ट में जाने से एक वर्ड यूज होता है लॉ में, लिटिगेशन, लीगल दावपेच चलते रहेंगे। और उसमें फिर क्या होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता नहीं डिसीजन कब आता है इंडियन कोर्ट्स में, भगवान जाने। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट तरीका बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर रहा था, दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट्स में जाने के बजाय पार्टीज अगर चाहें तो कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंदर आर्बिट्रेटर एंड कॉन्सिलिएटर की मदद से सलटा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस चैप्टर के अंदर या कहीं पे भी आपको दिखाई देगा एक वर्ड ADR, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग? द हिंदी मीनिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, द पार्टीज ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। मतलब बताऊंगा मैं दोनों का। तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट फास्टर है, इजियर है, फ्लेक्सिबल है। कोर्ट में जाने से पता है क्या होता है, कोर्ट के नियम कानून लग जाते हैं, और यहां पर सब पार्टीज यूजुअली डिसाइड करती है। हाँ, कई बार कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, बट इन मेजॉरिटी केसेस दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो व्हाट इज ADR? आइडिया मिला? मुंह खोल पाओगे? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, रिजिड, वेरी कॉस्टली अफेयर, कोर्ट में एडवोकेट्स और के फीस बहुत ज्यादा होते हैं, तो the parties decide that they should want this resolution through alternative तरीका। याद हो रहा है? साथ साथ में याद करते चलो, घर में बर्डन कम हो जाएगा। Now there are two words, arbitration and conciliation। arbitration, and और एक वर्ड क्या आ रहा है, अगर आप स्क्रीन देखे हो, आपकी बुक्स में भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। conciliation क्या होता है, समझाता हूं आपको। जैसे क्लासिक एग्जांपल लीजिए, फैमिली डिस्प्यूट समझते हैं आप? फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स में ब्लिंक हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट्स में व्हाट हैपेंस कि चार भाई आपस में झमेला चल रहा है, एक भाई बोलता है कोर्ट जाऊंगा मैं, तो दूसरे भाई तीनों चिल्लाए, ए खानदान की इज्जत कोर्ट में नहीं जाएगी, चलो चलो मामा जी के पास चलो। उनको अपने लोग मिलकर, अगर सबको विश्वास हो तो उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेटर कौन होता है? एक दूसरा पार्टी जो इस डिस्प्यूट में शामिल ना हो, जो फेयर तरीके से, इंपार्शियल तरीके से इस डिस्प्यूट को सुने और डिसाइड करे, और डिसाइड करने के बाद एक अवार्ड दे। AWARD, रेस में आने का अवार्ड नहीं है, इस अवार्ड को बोलते हैं डिसीजन। इतना समझा पाए हो अपने आप को? आर्बिट्रेटर एक ऐसा पार्टी है जो न्यूट्रल है, पार्टीज लोग मिलकर अपॉइंट करते हैं, किसी एक पार्टी के अपॉइंट करने से नहीं होगा। एक ने नाम सजेस्ट किया और एक को भी सही लगा। तो आर्बिट्रेशन में व्हाट हैपेंस इन आर्बिट्रेशन कि एक न्यूट्रल पार्टी, बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, फेयर, इंपार्शियल, एकदम वैसे तरीके से एक डिसीजन देगा। उस डिसीजन को इंग्लिश में बोलेंगे अवार्ड, AWARD, आर्बिट्रल अवार्ड, जिसके डिसीजन फाइनल भी होंगे। डीके जी ब्लिंक कर रहा है यहां पे, देखिएगा, नो सिग्नल, टीवी बंद हो गया अचानक, आ भी गया, ठीक है। तो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? तो आर्बिट्रेशन में आरो देख के लिख सकते हो एक लाइन, अगर आपके पास है या नहीं है बुक में, जहां पे भी। आर्बिट्रेशन में क्या होता है? आर्बिट्रेटर डिसाइड्स द डिस्प्यूट। और कौन होता है आर्बिट्रेटर? डिड यू अंडरस्टैंड हु इज एन आर्बिट्रेटर? एक ऐसा पार्टी जो इंपार्शियल हो। मैं भी बहुत रॉ लैंग्वेज में समझा रहा हूं शुरू के 7 मिनट्स। और इस डिसीजन को, जो डिसीजन आर्बिट्रेटर देता है, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? इस डिसीजन को हम बोलते हैं
आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो एक बात बताओ, क्या ये अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग है? यस। जिस तरह, प्लीज सुनो, जिस तरह कोर्ट का डिक्री, एक वर्ड सुना होगा, कोर्ट का ना डिक्री आता है जिसका एक इज्जत होता है, विच इज बाइंडिंग। आर्बिट्रल अवार्ड इज बाइंडिंग लाइक कोर्ट्स डिक्री की तरह, इससे आप मुकर नहीं सकते। So did you understand what is the concept of an arbitrator? An arbitrator decides and passes an award. The decision of the arbitrator is known as arbitral award. अभी रफ आइडिया दे रहा हूं सर। ये कॉन्सिलिएटर क्या करते हैं? कॉन्सिलिएशन में क्या होता है? जैसे यहां तो डिसाइड करता है आर्बिट्रेटर, वहां पे क्या होता है, आप पार्टीज लोग मिलकर एक कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट करते हैं। स्पेलिंग देखो, काउंसिलर नहीं बोला मैंने, कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट करते हैं, जो कोशिश करता है कि पार्टीज लोग सेटलमेंट अग्रीमेंट में अराइव कर जाए। यानी यहां पर डिसीजन नहीं आ रहा है, यहां पे वर्ड क्या आ रहा है? सेटलमेंट अग्रीमेंट। विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सिलिएटर, पार्टीज आर अराइविंग एट अ सेटलमेंट अग्रीमेंट. This settlement agreement is also final and binding. It is having the same effect like an arbitral award. जिस तरह एक अवार्ड का फाइनल फोर्स होता है, वैसे ही कॉन्सिलिएटर का भी एक फाइनल, उसके सेटलमेंट एग्रीमेंट की भी वही इज्जत है, वो भी एक फाइनल एंड बाइंडिंग माना जाता है। कहां लिखूं मैं? यहां पे आर्बिट्रेशन में डिसीजन आता है, कॉन्सिलिएशन में व्हाट हैपेंस इफ समवन आस्क यू व्हाट विल यू राइट? Settlement agreement is arrived between parties. Settlement agreement is arrived between parties with the help of a conciliator. क्योंकि यहां पर पता है कॉन्सिलिएटर भी कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट के सजेशंस देता है, ऐसे कर लीजिए ना, अच्छा रहेगा दो भाइयों के बीच में, ये वाला दुकान आप रख लीजिए, वो वाला दुकान आप रख लीजिए, वो आपके घर के पास पड़ेगा, आप इनको इतना कैश दे दीजिएगा डिफरेंस का। तो यानी कॉन्सिलिएटर या सजेशंस भी देता है। तो आपको मैं अलग अलग टाइप के एडीआर पढ़ा रहा था। वन ऑफ द एडीआर इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, वापस बोलो, अ थर्ड न्यूट्रल पार्टी डिसाइड्स द डिस्प्यूट एंड पासेस द आर्बिट्रल अवार्ड। कोई प्रॉब्लम हुआ, इन कॉन्सिलिएशन बोथ पार्टीज अराइव एट सेटलमेंट एग्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सिलिएटर हु आल्सो प्रपोजेस सम सजेशंस। कैसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए सेटलमेंट के लिए, एंड द सेटलमेंट एग्रीमेंट इज हैविंग द इफेक्ट ऑफ एन अवार्ड। तो एक मेन फर्क क्या है, आर्बिट्रेशन में डिसीजन आता है, यहां पे सेटलमेंट एग्रीमेंट अराइव होता है। यहां आर्बिट्रेटर सब कुछ डिसाइड करता है, कॉन्सिलिएटर में पार्टीज डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सिलिएटर। ओके, वैसे दो नाम और मिलेंगे, मीडिएशन, ये भी सेटलमेंट टाइप का केस है, बट कॉन्सिलिएशन ज्यादा ब्रॉडर है। मीडिएशन में भी एक मीडिएटर नहीं समझते हो, ए बिचौलिया रे, जो आप दोनों पार्टी को हेल्प कर रहा है सेटलमेंट के लिए। पर फर्क क्या क्या है, मेन फर्क क्या है कि कॉन्सिलिएशन में क्या हो रहा है, कॉन्सिलिएटर इज आल्सो गिविंग हिज सजेशन, सेटलमेंट ऐसे ऐसे कर लो। मीडिएटर क्या करता है, ही ओनली क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट फॉर सेटलमेंट, ही इज नॉट गिविंग हिज ओन सजेशंस। मीडिएशन में भी सेटलमेंट होता है, बट यहां से आपस में पार्टीज ही सिर्फ करते हैं, मीडिएटर कोई सजेशंस नहीं देता है। बुक्स में और टैबुलर डिफरेंसेस बहुत कुछ दिए हुए रहते हैं, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस, अंडरस्टूड। पर मेन फर्क समझ में आ गया। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 फेमस नाम याद रहेगा आप लोगों को, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, दे आर एडीआर्स। ये एडीआर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडीआर्स। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाऊंगा, एंड दे आर वेरी इजी ऑल्सो। अगर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन समझ गए आप क्या होता है? सर व्हाई इट इज बेटर देन लिटिगेशन, कैन एनीवन टेल मी? ये लिटिगेशन से बेटर क्यों है? जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट ले लो। व्हाई इट इज बेटर देन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज? इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज फास्टर, नो रिजिड फॉर्मेलिटीज, और फ्लेक्सिबल के अंदर ही आ गया। कोर्ट केसेस में क्या होता है, बहुत कोर्ट के सिविल प्रोसीजर कोड लग जाते हैं, नियम कानून बहुत होता है, रिजिड होता है, कॉस्टली होता है। तो ये टैबुलर बेबी डिफरेंसेस आते हैं कई बार। लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन में क्या फर्क है? विच इज कॉस्टली? लिटिगेशन। विच इज मोर टाइम कंज्यूमिंग?
लिटिगेशन। सिविल प्रोसीजर कोड कहां अप्लाई करेगा? लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज जो कोर्ट में चलते हैं आपके। और कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन का फर्क भी पता आ गया, एक में डिसीजन आता है, एक में सेटलमेंट अग्रीमेंट। बट हाँ, दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों में फाइनल एंड बाइंडिंग नेचर का। अवार्ड जो होता है आर्बिट्रेटर का वो भी फाइनल है, और सेटलमेंट अग्रीमेंट जो है वो भी फाइनल है। अभी इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए अब इसमें देखो, कुछ नाम आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये आर्बिट्रल अवार्ड, मेरे मुंह से सुना था आज आपने, अगर आपकी बुक में है कहीं ना कहीं दिख रहा है आर्बिट्रल अवार्ड, दिखा वर्ड। अभी हम लोग उसमें पीएचडी करेंगे, क्या क्या होना चाहिए एक अवार्ड में, बहुत कुछ करेंगे। तो आप अब जो भी बुक फॉलो कर रहे हो घबराइए मत, अपने अपने किताबों को फॉलो करते हुए। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, इसका एक्ट का नाम क्या बच्चों? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। तो आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 जो है कॉन्सेप्ट, ये जो है इसके बाद भी अमेंडमेंट्स आए थे बहुत सारे। सर कब? 2015 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, ओके। 2020 में भी 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, ओके। और 2021 में भी अमेंडमेंट्स आए हैं। एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो अमेंडमेंट और रिपील में कुछ फर्क होता है। ये एग्जिस्टिंग एक्ट के अंदर चेंजेस आते गए, पर 1996 के पहले एक और आर्बिट्रेशन एक्ट था, वो रिपील हो गया। वो अगर आप अपने किताबों में नहीं भी है तो ये देख सकते हो। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, एक आर्बिट्रेशन एक्ट और था पहले 1940 वाला, अंडरस्टूड? वो रिपील होकर क्या आया? आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। जहां समरी लिख रहे हो वहां ड्रॉ कर लेना। ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्टार्ट डूइंग इट, आई विल बी बैक। कॉपी दिस। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया था कैलकाटा में। तो वी हैड बेसिकली कवर्ड टिल नाउ दैट instead of going to the courts, which is time consuming, a costly affair, rigid procedure, we go for resolving our disputes through alternative methods like number 1, arbitration, number 2, conciliation, and number 3 is again very similar to conciliation, mediation. In arbitration, a neutral party decides and determines the dispute in a very fair manner. वो decide करते हैं dispute को in arbitration, and the decision is given in the form of an award, arbitral award. In conciliation, parties arrive at, जल्दी बोलिए, settlement agreement. Word use ठीक से करिएगा. With the help of a conciliator. Conciliator भी कुछ suggestions देता है, ऐसे ऐसे settle कर लीजिए. मीडिएशन में भी सेटलमेंट अग्रीमेंट होता है, बट द मीडिएटर डजंट गिव द सजेशंस, ओके। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे कैलकाटा में। अब हम क्या करने जा रहे थे? दैट हम बताने जा रहे थे कि जो आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996, उसमें 2015 में अमेंडमेंट आया था, आपने लिखा 2019 में, 2021 में, ये अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि 1996 वाले में ही चेंजेस आ रहे थे। पर 96 के पहले एक आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था जो रिपील हो गया था, और उसकी जगह क्या आया था? 1996 वाला। बैकग्राउंड ओके? यहां पे हमने देखा ऊपर में, या जहां पे भी आपकी किताबों में दिया हुआ हो, इफ आई एम यूजिंग अ सेपरेट मैट, दैट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, अभी समझाऊंगा। नंबर 2, मिला लैंग्वेज इसकी। ये प्रीएम्बल वर्ड समझते हो? प्रीएम्बल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, और विस्तार पूर्वक दिया रहता है। सो इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, नंबर 1, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, नंबर 2। सर नंबर 3 क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। कई बार कुछ डिस्प्यूट सिंगापुर आर्बिट्रेशन
काउंसिल कर रहा होता है, पर इंडिया में भी वो इंप्लीमेंट होता है। तो ये फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स के इन्फोर्समेंट के बारे में भी इसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ है। एंड फोर्थ एन इंपॉर्टेंट आइटम, कॉन्सिलिएशन कैसे कैसे होगा और मैटर्स कनेक्टेड विद कॉन्सिलिएशन भी यहां पे प्रिस्क्राइब्ड है। तो पता है कई बार इजी पेपर आ जाता है, सबका पेपर खराब हो जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996? सर नहीं आता है। प्रीएम्बल वाज ऑब्जेक्टिव टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, जहां दोनों पार्टीज इंडियन पार्टी है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है पता है? एक इंडियन पार्टी, एक फॉरेन पार्टी, दैट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एक एग्जांपल दिया हूं, अभी अंदर पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन, वहां बहुत सारा विंग्स देखेंगे। थर्ड, इन्फोर्समेंट, यानी कि कोई फॉरेन बॉडी अवार्ड दी है, उसको इंडिया में भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। सर ऐसा होता है क्या? जैसे आप देखो कि अमेजॉन एक बड़ी एमएनसी है, इनका कोई डिस्प्यूट हुआ था सपोज, और इस डिस्प्यूट का डिसीजन बाहर से आया सिंगापुर में, पर अमेजन के ऑपरेशंस इंडिया में भी है। तो उस फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को अगर इंडिया में इंप्लीमेंट करना है तो उसके क्या नियम कानून है वो इसमें लिखे हुए हैं। एंड चौथा, फॉर मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्सिलिएशन। तो इसीलिए अब ये चारों लैंग्वेज आपके 1 2 3 4 बोल के आइडेंटिफाई किए। ऑब्जेक्टिव मार्क्स लिख लिया, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। तो आपके जहां पे भी बुक्स में हो, सभी किताबों में ये मिल रहा होगा, ऊपर नीचे कहीं होगा। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट बुक, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन योर एनालिसिस। चेक कर लो, मार्क्स लिखा, ओके। बीच का ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, तो मेरे बुक में है भी नहीं, वेरी गुड। तो ये जो इंडिया का आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 है, पता है ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? यूनाइटेड नेशंस नाम सुना है कभी आपने? उसका एक बहुत ही फेमस मॉडल कोड है जिसको बोलते हैं द न्यू लॉ इज बेस्ड ऑन, एमसीक्यू में पूछ लेगा आपको एग्जाम में, द न्यू लॉ जो इंडिया का आर्बिट्रेशन एक्ट है is based on UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law, the model law on international commercial arbitration। यानी UNCITRAL बोल के एक मॉडल है जो इंटरनेशनल मैटर्स को हैंडल करता है कि कैसे आपस में डिस्प्यूट अगर इंटरनेशनल लेवल का हो जाए तो उस केस में कैसे हैंडल होना चाहिए चीज। तो इंडिया का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? इंटरनेशनल लॉ से। UNCITRAL मॉडल, यूनाइटेड नेशंस, लैंग्वेज मिला, UNCITRAL Commissions on International Trade Law। Are you understanding this, everyone? तो आज पूरे बैच को पता चल गया that there is something called Arbitration and Conciliation Act। बहुत जरूरी था ये आना ताकि कोर्ट्स का इंटरफेरेंस कम हो सके। अच्छा एक चीज बता दूं, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में भी कई बार कोर्ट्स आएंगे पिक्चर में, आप देखोगे। कई लोग पता है क्या सीख लिया है, सर समझ गए अब कोर्ट्स आएंगे नहीं अगर हम आर्बिट्रेटर के पास चले गए। आ सकते हैं कोर्ट्स पिक्चर में, फिर भी वो हम लोग देखेंगे पढ़ने के दौरान, नंबर ऑफ टाइम्स कोर्ट विल स्टिल कम इनटू पिक्चर। तो यहां के बाद हम लोग यहां पर जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्लीज कम टू दिस। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इंपॉर्टेंट लिखो। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अपने अपने किताबों में मिलेगा आपको बहुत कुछ। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं मिला आपकी किताबों में? नहीं है, आगे पीछे कहीं होगा बाद में, ठीक है? ऑब्जर्व मेरे साथ साथ पढ़ लो एक बार, कोई टेंशन नहीं है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है आपकी किताब में, शुरू में है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मिला, डेफिनेशन ऑफ शुरू के 3 पन्नों में मिल जाएगा, 4 पन्नों में है। पेज नंबर बताओ इन लोग को नहीं मिल रहा है। 30, किसी किसी के 301 में, कोई के 356 में है। 301 है क्या आपका भी? और वहां पे है क्या ये सब? इंटरनेशनल मिल गया ना? अच्छा एक एग्जांपल मैंने दिया था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, क्या एग्जांपल दिया था? एक पार्टी इंडिया का, एक पार्टी, अब उसी को बेटर वे में पढ़ते हैं। इट इज एन आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एनी डिस्प्यूट एंड at least one of the parties, at least one of the party is an individual who is a national or a resident in any country other than India। ठीक ही तो बोला था हम भी, at least one इंडिविजुअल का केस हो सकता है, या बॉडी कॉर्पोरेट, at least one of the party is a body corporate incorporated in a country other than India, यानी कोई फॉरेन कंपनी के संग हमारा झमेला हुआ हो, या फॉरेन LLP भी हो सकती है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? अगर मैं हिंदी मीनिंग के अनुसार जाऊं तो आई सेड इन अ वेरी सिंपल लाइन,
एक पार्टी कम से कम हमारा कौन होना चाहिए, बाहर वाला, पर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। वन पार्टी इज एन इंडिविजुअल, वन पार्टी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, लैंग्वेज देख रहे हो लिखने का, या वन पार्टी इज एन association or body of individuals whose control and central management is exercised in a country other than India. Did you understand? यानी कि कोई ऐसा ग्रुप के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ, जो कि फॉरेन में कंट्रोल होती है जो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री एक पार्टी अगर है तो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पिक्चर में आ जाता है। यानी यहां का इंडियन कंपनी, इंडियन पार्टी ने कोई फॉरेन गवर्नमेंट को सप्लाई किया था कुछ, अब उन लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, डिस्प्यूट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हो गया है, तो गवर्नमेंट तो फॉरेन हुआ ना, तो एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का रूप ले लेता है। तो इन चारों में से कोई भी अगर अट्रैक्ट हो जाए, दैट बिकम्स अ केस ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और ये एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। वहीं पर जगह है क्या, वहीं पर एडहॉक भी है, अरे बोलो, ये सब नाम है वहीं पर है क्या, एडहॉक एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन उसी के आसपास नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब रीडिंग कैटेगरी के हैं, सुन लीजिए। एडहॉक आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन तो बहुत अच्छा है, डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज, और जो झमेला अराइज हुआ है वो भी इंडिया में ही अराइज हुआ है, दोनों पार्टीज भी इंडिया के हैं, डिस्प्यूट्स इंडियन लॉज से रिलेटेड है, एंड द कॉज ऑफ एक्शन इज एंटायरली बेस्ड इन इंडिया। ठीक है, व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, मैं समझाऊंगा, घबराइएगा मत। एंड एडहॉक आर्बिट्रेशन, ये बस नया वर्ड है, ये तुम लोग कॉपी कर सकते हो एक लाइन लाइफ में। कौन से एक लाइन कॉपी करने बोल रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, अगर आपके बुक्स में नहीं भी दिया हुआ है, कैन यू जस्ट कॉपी 1 लाइन, मैं समझाता हूं। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, कॉपी दिस 1 लाइन इन योर बुक इफ यू डोंट हैव। इंटरनेशनल मिल गया सब कोई को, कॉपी दिस इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, एक लाइन कॉपी कर लीजिए। What do you mean by the term institutional arbitration? एक लाइन लिखना था, the matter, इन भी नहीं लिखना चाहिए था, बुद्धि होता तो। Here the matter is administered by, बस ये लिख लो, established arbitral institutions, लिख लो। Here the matter is, एक लाइन लिखना था, administered by established, इंक चेंज करना, arbitral institutions। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में एक लाइन लिखना था, हियर द मैटर इज, पढ़ के लिखिए। हियर द मैटर इज एडमिनिस्टर्ड बाय established arbitral institutions। मैं समझाता हूं, लेआउट डीके जी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जैसे मैंने बोला कि वो मामा जी वाला केस याद है, फैमिली डिस्प्यूट्स अराइज हुआ, पार्टीज ने एक आर्बिट्रेटर डिसाइड कर दिया घरेलू झमेलों को सल्टाने के लिए। घरेलू झमेलों को सल्टाने के लिए जब पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है, वो इंपार्शियल आदमी, इंडिपेंडेंट आदमी डिसीजन देता है, उसको बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसीडुरल भी पार्टीज डिसाइड करती है, आर्बिट्रेटर भी पार्टी डिसाइड करता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशंस क्या होते हैं कि यहां पर बड़े बड़े कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नाम सुनोगे अभी, जैसे आपने सुना होगा इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, समझ में आ रहा है आपको, वो इंस्टीट्यूशन आपका आर्बिट्रेटर बनता है। फैमिली डिस्प्यूट्स में कौन आर्बिट्रेटर बना था, एक मामा जी। यहां पर एग्जाम्पल इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसको एआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो आजकल ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर लिए 2019 के बाद, कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशंस हैव रियली गेन्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन इंडिया, एआई बोलते हैं इसको। स्टार्ट रीडिंग full page।
एडहॉक भी पढ़ लो, एडहॉक बहुत सिंपल है, रीडिंग कर लो, याद नहीं करना है. International Chamber of Commerce. So what is the meaning? Types of arbitration. Ad hoc, domestic, international, institutional. यहाँ पे कोई एक आदमी नहीं डिसाइड कर रहा, वो इंस्टीट्यूशनल बॉडी जो है वो कर रहा है. सर इन लोग कर सकता है क्या ऐसे? यस. नए वाले आर्बिट्रेशन एक्ट, मतलब नया नहीं, 2016 में अमेंडमेंट्स आया था 2019 में, उसमें बोला गया कि इस टाइप का इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन आजकल बहुत बेटर होता है, क्योंकि उसमें बहुत ग्रेडिंग की जाती है. ग्रेडिंग मतलब जानते हो, बहुत अच्छे ग्रेड के आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं यहां पर, तो वो डिसीजंस और बेटर होगा. तो दिस इज रियली गेनिंग इंपॉर्टेंस नाउ डेज. एग्जाम्पल लिख लिया आपने, गूगल करोगे ना फेमस आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, तो और नाम आ जाएंगे आपको बहुत सारे. आइए, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आर्बिट्रेशन में आप सारे मैटर्स लेके जा सकते हैं इस दुनिया का? पेज मत घुमाओगा. क्या आर्बिट्रेशन में सारे मैटर्स लेके जा सकते हो? नहीं. मैंने बोला कमर्शियल मैटर्स. एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ झगड़ लिए, क्या वो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे? नहीं. हस्बैंड वाइफ वाला झगड़ा मैट्रिमोनियल मैटर हुआ. क्रिमिनल मैटर, खून करने का कोशिश का मैटर, वो कौन डिसाइड करेगा? क्रिमिनल कोर्ट्स. डिवोर्स मैटर्स, ओके, कोर्ट्स, आर्बिट्रेटर नहीं डिसाइड करेगा. और बताओ, वसीयत असली है या नकली है? ये पिताजी का साइन नहीं है, देख हाथ कांपा हुआ है, बोलेगा बूढ़े हो गए थे तभी तो हाथ कांपा है. वैलिडिटी ऑफ विल आर्बिट्रेटर नहीं डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये अवधीके जी बोलते हैं मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं. अब तो हर पागल यही बोलता है. अरे यार, ये पागल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट. यानी कि एवरी मैटर कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेशन. तो एक लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो प्लीज, कॉपी या बुक जहां भी मेंटेन कर रहे हो. यहां जैसे किसी बुक में हेडिंग है केसेस दैट डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू, हेडिंग नहीं है तो एक लिख लो, प्लीज लिख लो. हाथ से कॉपी कर लो इस लाइन को. केसेस, एक लाइन बस कॉपी कर लो. केसेस दैट डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्बिट्रेशन. केसेस दैट डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्बिट्रेशन. Cases which do not fall under the purview of arbitration. Number 1, कौन से केस है बताइए? Is okay? Number 1, matrimonial matters, divorce matters, criminal matters, validity of a will, ये सब क्या है? डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू. 4 मैटर्स के कम से कम नाम लिख दिए. दीज मैटर्स डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्बिट्रेशन. इज इट ओके?
और वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये आपके बुक्स में भी है क्या? ये डेफिनेशंस देखो ना प्लीज, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर, इसको याद नहीं करना, ये सब जनरल ज्ञान है। लिख दो रीडिंग कैटेगरी, मतलब हल्का सा काट भी सकते हो। मीनिंग समझ गए थे ना, आर्बिट्रेटर कौन होता है? इसको याद करने मत बैठ जाना। ये आओ, ये अच्छा है। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को कौन डेजिग्नेट करता है कि इस काम के लिए आप हैं? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन इज डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, ये है आपके बुक्स में भी। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन is an arbitral institution designated by the Supreme Court or the High Court under this Act. बोलो, मिला? Sure everyone? और आर्बिट, ये था AI बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज AI। वैसे इस दुनिया में एक चीज है AT। AT क्या है? द आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। मतलब नॉर्मली जो आर्बिट्रेटर होता है उसको एटी भी बोलते हैं, या कई बार पता है आप नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यूजुअली हम लोग चाहते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स ऑड रहे, ऑड एंड इवन समझते हो? 5 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रहे, 7 रहे, 3 रहे, 1 रहे। फायदा क्या बताओ? 3 का फायदा क्या है? मेजॉरिटी जल्दी आएगा, 2 and 1, यस और नो? और सपोज हम 2 आर्बिट्रेटर रख लिए, दोनों पार्टीज ने मिलकर 2 अपॉइंट किया, तो उसमें हम लोग बोलते हैं इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स में हम बोलते हैं कि 2 है, हम चाहते हैं कि वो 2 मिलकर एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे जिसको अंपायर बोलेंगे। थर्ड अंपायर नहीं होता क्रिकेट में जैसे, द डिसीजन ऑफ अंपायर विल बी फाइनल इफ देयर इज टाई बिटवीन द 2 आर्बिट्रेटर्स। मतलब 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स एक थर्ड को अपॉइंट करेंगे। तो व्हाट वी आर सीइंग, ये सारे वर्ड्स हैं आपकी बुक्स में भी, चेक कर लीजिए। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंदर से पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजों को फिर से। Now there is something called court. Court, C-O-U-R-T. कोर्ट बोलते ही तुम्हारे माइंड में क्या आता है? Anyone can tell me? जैसे में कोर्ट है, तुम्हारी बुक्स में भी कोर्ट वर्ड। आज हम लोग 2 वर्ड पढ़े थे, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। पूरे बैच को पता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज is an individual residing in a foreign country, body corporate of foreign country, body of individuals of a foreign country, और ए गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। याद भी हुआ है? तो बोलते हैं, हम एक डायलॉग दिया था कि आर्बिट्रेशन एक्ट में कोर्ट कभी कभी पिक्चर में आता है। तो अगर कभी कोर्ट पिक्चर में आए तो कौन सा कोर्ट को लेना है? तो यहां पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन अगर होता है तब कोर्ट जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा जिसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो। और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के समय जब भी मैं कोर्ट बोलूंगा ओनली हाई कोर्ट। ये पैराग्राफ्स में नहीं पढ़ने होंगे आपको, इजी करके लिख लो। व्हेन आई से द वर्ड कोर्ट, मतलब पूरे आर्बिट्रेशन एक्ट में अगर कभी कोर्ट वर्ड लिखा रहेगा और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का मैटर है तो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मैटर है, या हाई कोर्ट। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर होता है हैंडल करने का इंटरफियरेंस। कार्ड भी देना बाकी पैराग्राफ्स को। स्टार्ट राइटिंग, बाकी कार्ड दीजिएगा। इस चैप्टर का इजी नोट्स बना लेना शुरू के पोर्शंस का, क्योंकि अपने कुछ कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो उसको एक जगह कंसोलिडेट कर लेना है आज ही याद करके। स्टार्ट रीडिंग। तो एमसीक्यू में अगर आएगा कोर्ट का मतलब क्या है, क्लियर हुआ? दोनों केस पर डिपेंड करता है, डोमेस्टिक का है या इंटरनेशनल का है। लेआउट करिएगा। हो रहा है रिकॉर्डिंग? ओके, होने दीजिए।
डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लियर। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है अब तो पूरा बच्चा को पता है, वापस से देखो बुक में आया हो गया फिर से सेम चीज, तो डरिए मत। तो लेआउट अभी तक सुबह से क्या हुआ है, एडीआर का मतलब पता चला और मेन एक एक लाइन का पहले डिफरेंस पता चला। आर्बिट्रेशन में डिसीजन आता है, कॉन्सिलिएशन में सेटलमेंट अग्रीमेंट आता है, मीडिएशन में भी सेटलमेंट अग्रीमेंट आता है। बट थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या है, कॉन्सिलिएटर खुद भी सजेशंस देता रहता है सेटलमेंट करने का, अरे ये दुकान तुम रख लो, वो वाला वो रख ले, फैक्ट्री वो रख लेगा, तुम ये घर रख लो। अंडरस्टूड? स्टार्ट रीडिंग। अब एक बार नए टॉपिक पे आइए, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। कम टू दिस फुल पेज। Okay, system recording on. Now, look at this. What do you mean by the term arbitration agreement? Arbitration agreement का क्या मतलब होता है? What do you understand by the word arbitration agreement? It is an agreement by the parties. बिना पढ़े बताओ, पहले मत पढ़ो। आपस में डिसाइड हुआ होगा कि अगर भविष्य में कोई झमेला होगा तो हम लोग कहां जाएंगे? आर्बिट्रेटर। और अगर पहले से आप लिख देते हैं ना कि हम लोग भविष्य में झमेला होने से आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो हम लोग फिर कोर्ट के पास नहीं जा सकते। वरना नॉर्मली आप बताइए, कोई कोर्ट के पास जाने से आपको रोक सकता है? आपने ना सीएसईटी या फाउंडेशन में एक वर्ड पढ़ा होगा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ क्या नाम है, लॉ। कोई आपको कोर्ट के पास जाने से अगर साइन करवा लिया ना, ए लिख कभी झमेला होगा तो कोर्ट के पास तू नहीं जाएगा, और तुम सबको जाने लगा, तो वो जो पहले का साइन किया हुआ नल एंड वॉइड है। कोई आपको कोर्ट के पास जाने से नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज रोक सकता है, अगर आप लोग पहले से लिख लिया था कि हमारा झमेला आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा, तो आप कोर्ट के पास। सर अगर फिर भी चलेगा एक पार्टी, तो उसके लिए बंदोबस्त है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। पर अभी आपको बैकग्राउंड पहले समझ में आ रहा, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपका पहले से था। पता है कई बार क्या होता है, झमेला राइज होने के बाद आप बोलते हैं कि चलो आर्बिट्रेटर के पास चलो, पहले नहीं था तो भी अभी आप एंटर कर सकते हैं। तो कहां लिखा हुआ इतना कुछ, आइए। इट इज एन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन all or certain disputes which have arisen or which may arise between them। जो ऑलरेडी अराइज हो गया वो रेफर करेंगे, अंडरलाइन कर रहे हो। In respect of a defined legal relationship whether contractual or not। डरो मत, पहले तो agreement by parties एक वर्ड है। certain disputes का मतलब क्या है बताओ? Because some disputes cannot be referred to arbitration, matrimonial matters, validity of a will। Agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship
whether contractual or not. Did you get the words? Whether contractual or not. चाहे आपस में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो तो भी हम जा सकते हैं बाद में, पर लीगल रिलेशनशिप के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, ये सब लिखने का दरकार नहीं है। जो मैंने लिखा है वो छोड़ दीजिए, वो मैंने पढ़ा दिया था। यूनिवर्सिटी ट्रायल मॉडल से हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं। ओके, अगले पेज में आइए। अब मजेदार चीज क्या है, सुनो। तुम लोग क्या सोचता पता है? सर समझ गए, पहले से लिखा होना चाहिए आर्बिट्रेटर विल डिसाइड। आर्बिट्रेटर वर्ड नहीं लिखा है तो भी आर्बिट्रेशन एक्ट माना जा सकता है। सर कैसे? तुम लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट आवर डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड बाय द लायंस क्लब ऑफ टॉलीगंज के प्रेसिडेंट हमारा डिस्प्यूट सेटल करेंगे। होता ना क्लब का जो सेक्रेटरी है वो हमारे डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, पर आर्बिट्रेटर वर्ड नहीं लिखा है तो क्या आर्बिट्रेशन एक्ट आएगा पिक्चर में? यस, द राइटिंग ऑफ द वर्ड आर्बिट्रेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक डायलॉग सुना है अकाउंट्स टीचर से, सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म। ये जो पूरा एग्जाम्पल है इसका एसेंस क्या निकल के आ रहा है कि हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम कोर्ट के पास जाने के बजाय सेक्रेटरी साहब जो है लायंस क्लब के वो हमारे डिस्प्यूट को सल्टा देंगे। तो ये कौन है भाई? वो डैश ही तो है, आर्बिट्रेटर ही तो है। तो इसीलिए यहां पे बहुत अच्छा लिखा हुआ एक लाइन, यूसेज ऑफ द वर्ड्स आर्बिट्रेटर विल नॉट मेक विल, उसी से आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनता जरूरी नहीं है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज बिफोर यू रीड, या तो एक आर्बिट्रेशन का एक सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है या आपके बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लाइन हो सकती है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट वी गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट, कई बार लिखा रहता है कोलकाता हाई कोर्ट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट इट विल बी सेटल्ड एज पर आर्बिट्रेशन एक्ट। तो अलग अग्रीमेंट नहीं थी, पर बड़े अग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज था। चलेगा, पढ़ के देखिए। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना शुरू करिए। पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कई बार पता मेल समझते हो, ईमेल, ईमेल में हम लोग इसे, मेरे बुक में भी है सेम चीज। आप अगर सेक्शन 7 खोजते मेरे बुक में सेम मिल जाता है, पूरा वर्ड टू वर्ड टाइप किया हुआ। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हेडिंग के अंदर मेरे बुक में भी है। तो क्या हेल्प यू? सेम चीजें मेरे बुक के अंदर भी है। राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। ओरल आर्बिट्रेशन का कोई वैल्यू नहीं है, लिख देना। जैसे कई बार हम लोग पढ़ते थे ना, पार्टनरशिप ओरल और राइटिंग दोनों में होता है, यहां पर राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। स्टार्ट रीडिंग और एवरीवन। मैं हट जाता हूं। Start reading everyone. चेक कर लो। ओके, श्योर एवरीवन? चलिए, तो इसको रटना नहीं था, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज नो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑन आर्बिट्रेशन, इनसाइड द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर वर सम क्लॉजेस, इज दिस टाइप ऑफ क्लॉज कंसिडर्ड टू बी एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? यस, अलग अग्रीमेंट नहीं हो, पर अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज इंसर्टेड हो कि हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा, चलेगा, बिंदास चलेगा। समझ में आ रहा है आपको? श्योर? वेरी गुड। पहले सेक्शन 8 नहीं कराऊंगा, ना सेक्शन 9 कराऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा पहले सेक्शन नंबर 10। वेरी इंटरेस्टिंग। एक मिनट, ये एसी थोड़ी देर बंद कर दो ना, मुंह पे डायरेक्ट हवा आ रहा है। 2 चल रहा है क्या? चेक करो, 1 बंद कर दो इफ 2 आर ऑपरेटिंग। हाँ, एक बीच वाला है तो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की बात देखोगे,
एक सेक्शन 11 भी दिखाई देगा आपको। आपके बुक्स में भी ऐसे डब्बे बने हुए हैं क्या इंस्टीट्यूट मैट में? ओके, जल्दी बैठिए। जो मैंने आपको हिंदी में एक बात बताया था, यूजुअली कोशिश करते हैं हम कि ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो, बट आर्बिट्रेटर्स इवन नंबर भी हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 हो सकते हैं। उसमें क्या चक्कर होता है? द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट दी थर्ड आर्बिट्रेटर। और ये आर्बिट्रेटर एक अकेला पार्टी नहीं अपॉइंट कर सकता, दोनों मिलकर डिसाइड करके अपॉइंट करते हैं, वरना और एक को क्या लगेगा, ये अपना ही जान पहचान वाला आदमी को ले आया होगा। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, चेक इट आउट। Parties are free to determine the number of arbitrators, provided that such number is not an even number. Oh, even number नहीं होना चाहिए कोशिश करके, फिर भी अगर होता है तो हम लोग देखेंगे। Failing the determination referred, अगर नहीं करते then एक arbitral tribunal अपॉइंट होगा जिसमें एक ही आर्बिट्रेटर रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहां पर? कौन से नेशनैलिटी का आर्बिट्रेटर होना चाहिए? लिखा है एनी नेशनैलिटी। बट अगर सपोज अब मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करूं तो यहां पर हम चाह सकते हैं वन ऑफ द इंटरनेशनल पार्टी कि एक हमारे कंट्री का भी रहेगा। लिखा है अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? यूजुअली, सेंटेंस मुंह खोलो, वोकल रहो, यूजुअली आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, बट इफ द पार्टीज डिसाइड अ पर्टिकुलर नेशनैलिटी देन दैट विल ऑपरेट। तब हो सकता है कि फिर हमें करना पड़े। उसके बाद रुकिए, पहले इसमें आओ, नीचे वाले में। एक मिनट पहले, यस, वेट हम, हाँ ये सॉरी वहीं रहो। पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर। वो तो हम शुरू से फ्लेक्सिबिलिटी बोला ही था आपको। सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 सेज फेलिंग एनी अग्रीमेंट रेफर्ड इन 11(2), मतलब कि कोई कारण से पार्टीज लोग अपॉइंट नहीं कर पा रहे आर्बिट्रेटर। In an arbitration with 3 arbitrators, each party will appoint one arbitrator. मतलब या तो लोग मिलके दोनों तीनों को अपॉइंट करें, वरना हर को बोला जा रहा है तुम अपना एक कर दो, तुम अपना एक कर दो। And the 2 appointed arbitrators will appoint a third arbitrator who will act as the presiding arbitrator. हम इसको क्या नाम से बोला था? अंपायर। हम ऐसा कुछ बताया था ना कि अगर पार्टीज प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट में अग्री नहीं कर पा रहे, एग्जाम में सिंपल सा केस स्टडी दे देगा। A and B had a dispute. It had an arbitration clause, but they are not able to appoint the arbitrator. 10 days are over. They are not able to appoint. So each party will appoint one arbitrator each, and the 2 appointed arbitrators will appoint a presiding arbitrator. उसका decision फिर final होगा। और बोला जा रहा है यहां पर एक कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। मैंने आज आपको नाम एक तो बताए थे, आईसीसी बोलकर, याद है? एक और नाम लिखो, फिक्की। ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं ये सब, FICCI। पता है ये गजब चीज है, सुन के रखो एक बार। इसके लिए पहले 11 सबसेक्शन 4 पढ़ना पड़ता है। क्या लिखा है? इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ 11 subsection 3 applies and a party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of request from the other party। देखो पहले उनके बीच में झमेला क्यों हुआ, इधर देखो, उन लोग दोनों ही आपस में कंसेंसस पे अराइव नहीं कर पा रहे थे, दोनों के विचारों में मतभेद था कि आर्बिट्रेटर कौन होगा। तो लॉ ने बोला था दोनों जन एक एक अपॉइंट कर लो। अब एक पार्टी ने तो अपना एक अपॉइंट कर लिया, पर और एक पार्टी अभी भी अपना एक अपॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में इफ अ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज, और एक पार्टी के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं कर पाया, एंड द 2 और एक ऑप्शन है, द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल्स टू अग्री ऑन द थर्ड आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, तो ऐसे केस में द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और एनी इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच हाई कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर मैंने बोला था कई बार कोर्ट्स पिक्चर में आ जाते हैं। डिड आई टेल यू कोर्ट्स पिक्चर में? ऐसे हम लोग बोले थे आर्बिट्रेशन एक्ट में फिर कोर्ट पिक्चर में नहीं आएगा, बट अगर आर्बिट्रेटर्स लोग अंपायर अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, या एक पार्टी 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पा रहा है, तो कोर्ट्स के द्वारा जो ये जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन लोग आर्बिट्रेटर का काम संभालता है।
एक बात बता दूं आपको, हाई कोर्ट पंचायती करेगा डोमेस्टिक वाले केसेस में, सुप्रीम कोर्ट पंचायती करेगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ये चीज। ओके, लिखा है देखो ऊपर, अब आओ 11(3)(a), द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विल हैव द पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज इन लोग के द्वारा अपॉइंट होंगे। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विल हैव द पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। उन लोग हेल्प करेंगे आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं हेल्प कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट डेलीगेट कर देगा पावर इस चीज को। देखो ना, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जी, आप इंटरनेशनल मैटर्स में इंटरफेयर करिएगा। जिस आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट डेलीगेट करेगा वो इंटरनेशनल मैटर में पंचायती करेगा, और डोमेस्टिक वाले में हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पंचायती करेंगे। वापस पढ़ाऊंगा, रुकिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 5, फेलिंग एनी अग्रीमेंट इन 11(2), यानी पार्टीज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे अपॉइंटमेंट in an arbitration with sole arbitrator, the parties fails to agree on the arbitrator within 30 days from the date of request of the other party, then 11(4) will be applicable. Oh my god, ये क्या हो रहा है 4(3)? अब तुम लोग एक बार वापस खुद पढ़ो और बताओ क्या समझे। ये अलग अलग केसेस हुए हैं यहां पर। अभी ये सबसेक्शन के चक्कर में मत फंसना, सिंपल चीज अब पढ़ के बताओ व्हाट हैव यू अंडरस्टूड। फुल पेज करता हूं, आई विल गिव यू टाइम, स्टार्ट डूइंग इट, आई विल गिव यू टाइम, start doing it. सिंपल चीज बताओ, फुल पेज रखना। पहले क्या पढ़ा आप लोग? एनी नेशनैलिटी, कोई प्रॉब्लम हुआ? हु इज डिसाइडिंग द प्रोसीडर? पार्टीज। ये कौन सा था? 11 सबसेक्शन 2। पार्टीज आर फ्री टू अग्री, बट पार्टीज अग्रीमेंट में आ ही नहीं पा रहे। एक ही आर्बिट्रेटर को रखने का बात था और 30 दिन हो गया, एंड पार्टीज आर अनएबल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। अगर सोल आर्बिट्रेटर का केस था तो ऐसे सिचुएशन में और एक पार्टी कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो, और डोमेस्टिक होने से हाई कोर्ट के पास। तो उनके द्वारा जो डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल ट्राइब इंस्टीट्यूशंस है उन लोग अपॉइंट करेंगे। तो ये वाला कब पिक्चर में आता है? फेलियर टू अग्री ऑन द आर्बिट्रेटर इफ देयर वॉज ओनली वन आर्बिट्रेटर, तब ये पिक्चर में आता है। ये कब पिक्चर में आता है? इफ वन आर्बिट्रेटर बाय ईच पार्टी। समझ में आ रहा है? उस केस में ये वाला पैराग्राफ पिक्चर में आता है। ओके, तो 30 दिन के अंदर अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाते कौन हमारा आर्बिट्रेटर होगा, एक ही आर्बिट्रेटर रखने की बात थी सपोज, तब वो अप्लाई करते हैं, और फिर जो कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस है, डोमेस्टिक वाले में हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड, और वो वाले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। लेआउट हो गया? लिखना चेक कर लो। इफ वन आर्बिट्रेटर बाय ईच पार्टी का केस था, और एक इफ ओनली वन आर्बिट्रेटर। अब आगे और देखो, मजेदार। ओ माय गॉड, सेम चीज फिर से लिखा है, सेम चीज अलग अलग सिनेरियो बना बना के फिर से लिख रहा है। और ये जो बात अभी तुमको बोला ना सुप्रीम कोर्ट ये करेगा, ये देखो, सोल और इन केस ऑफ सोल आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर, सुप्रीम कोर्ट विल डेजिग्नेट, लैंग्वेज मिला क्या? बोलो हाँ या ना? SC विल डेजिग्नेट AIs। AIs मतलब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। पढ़ के देखिए फुल पेज।
सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सर ये बड़ा सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? ये 11 क्या बोल रहा है? एनी नेशनैलिटी पर्सन कैन बी आर्बिट्रेटर, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो तो इजी है। लेकिन इफ पार्टीज कैन नॉट अग्री द प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अगर नहीं कर पाते हैं आपस में, वो चल रहा है, ईच पार्टी विल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर एंड द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट द अंपायर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से थोड़े से लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है। यहां तक लिख दिए थे पार्टीज डिसाइड करेगा, वरना हर आदमी अपना अपना एक अपॉइंट कर लेगा अगर आपस में झमेला चल रहा हो। यहां से अब क्या बोल रहा है कि सपोज अगर एक ही आर्बिट्रेटर रखना था और वहां पर हम लोग अगर 30 दिन के अंदर आपस में रिक्वेस्ट करने के बाद भी आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पाए, तब उस केस में सुप्रीम कोर्ट विल designate arbitral institutions who will help us in appointing arbitrators in international commercial arbitration, and high court will designate arbitral institutions who will help us in appointing arbitrator in the case of domestic. बस ऐसे याद करो। अब यहां पे क्या बोल रहा है, जनरल ज्ञान है कि जब कोई को अपॉइंट किया जाता है आर्बिट्रेटर, ये सब उससे पूछा जाता है, ये याद करने की दरकार नहीं है। डोंट गेट टेंस, ठीक है? ये याद करने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। अब आप इसमें आइए, वेरी इंटरेस्टिंग। एन एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, यानी कोई अगर अप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि प्लीज अब आप ही हेल्प करिए क्योंकि वो पार्टी तो 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर एक वजन दिया गया है, 60 दिन के अंदर वो केस को जल्दी अपना डिस्पोज ऑफ करवा देंगे। ज्ञान मिला? और सर फीस क्या होगा आर्बिट्रेटर लोग का? फीस के लिए एक शेड्यूल आया हुआ है, क्या हिसाब से रेट्स वेट्स होता है 4th शेड्यूल में। रीडिंग, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, रीड कर लो एक बार, चलो मार्क कर लो, रीड कर लो। कितने टाइम के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस केस को हैंडल करके डिसीजन दे देंगे, उसके बारे में लिखा हुआ है। स्टार्ट रीडिंग। एनी प्रॉब्लम टिल दिस स्टेज? इस स्टेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को? लेआउट। तो आज का क्वेश्चन क्या क्या हुआ है सर, थोड़ा सा अभी रिवाइज फिर कराता हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एडीआर? पता है आपके सिलेबस में एडीआर एक दिन आप पढ़ोगे, एक और एक कॉन्सेप्ट होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। कई बार इंडियन कंपनी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में जाके फंड्स रेज करना चाहती है, पर यहां वो मत लिख के आना इस पेपर में। इट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन? ऑल ऑफ यू नो. What is difference? A thin line of difference between mediation and conciliation, all of you know. The decision of arbitrator is known as dash, arbitral award. The settlement which is arrived in conciliation is known as dash, settlement agreement. Arbitral award ka effect is like a decree of the court. Settlement agreement ka effect is like a decree of the court because uska effect like an award hota hai. उसके बाद हम लोग क्या पढ़े आज? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़े आज एग्जाम में वर्ड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। आजकल लाइक फिक्की हाउस, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इन लोग को ग्रेडिंग दी जाती है और ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आज पढ़े सेक्शन नंबर 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स पर था। सेक्शन 11 नेशनैलिटी, आर्बिट्रेटर्स के प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट पर पीएचडी कर लिए कि अगर पार्टीज नहीं अराइव कर पाता है 30 डेज के अंदर कोई अपॉइंट कर पाता आर्बिट्रेटर को, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस वो हम लोगों को हेल्प करते हैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में। जब कभी प्रॉब्लम हो, आज से 4 महीने बाद वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मेन लाइन सुन लेना, हो जाएगा काम। लंबा सांस। जब किसी को आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या उसके अपॉइंटमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं? इस आदमी को अपॉइंट मत करो, गड़बड़ है आदमी। आइए पढ़ते हैं। पहले तो एक ज्ञान लिखा हुआ है यहां पर। जब किसी को आर्बिट्रेटर के रूप में आप बनाना चाहते हैं, व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड, तो उसको ना राइटिंग में कुछ डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है। लिखना रिटन डिस्क्लोजर्स बाय आर्बिट्रेटर, रिटन डिस्क्लोजर्स, क्योंकि ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग यही सब है। जिस सपोज हम बनाने जा रहे हैं डीकेजी को आर्बिट्रेटर, तो उसको क्या रिटन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि डीकेजी का मिस्टर ए और बी के साथ कोई रिलेटिव तो नहीं। एग्जांपल समझ में आ रहा है? अगर वो रिलेटिव हुए ए या बी के किसी के भी, तो डिसीजन क्या होने के चांसेस हैं? बायस्ड। तो इसी का हिंदी वर्जन, पहले रिटन डिस्क्लोजर बाय आर्बिट्रेटर, 2 मैटर्स पर रिटन डिस्क्लोजर्स है। अब आप पढ़ो 2 मैटर्स, हम वेट कर रहे हैं, फुल पेज करिए। लेट them analyze, take the markings, use different things. थोड़ा सा खुद का दिमाग इंटरप्रिटेशन स्किल्स लगाइए।
ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग रिटन डिस्क्लोजर्स बाय आर्बिट्रेटर, दो मैटर्स पर हमारे रिटन डिस्क्लोजर्स होते हैं। कितने मैटर्स पर बच्चों? दो मैटर्स पर। एक मैटर क्या है? क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट जिससे आपका इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा? हम सिर्फ कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किया, बताओ क्यों? वो याद करने से काम हो जाता है। एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट विद द सब्जेक्ट मैटर विच क्रिएट्स डाउट अबाउट हिज इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट एटीट्यूड। हम आज सुबह से क्या बोला था कि इम्पार्शियल आदमी हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपका कोई रिलेशनशिप है, यानी इसको एक लाइन में बोलें तो रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्लोज करिए, इस मैटर में आपका कोई खुद का बायस्ड रिलेशनशिप तो नहीं है। एंड सेकंड डिस्क्लोजर क्या है? आपके पास टाइम है ना, सही आप, क्योंकि आप आजकल नियम क्या है, ये सारी चीजें ना कंप्लीट करनी पड़ती है टाइम से कंप्लीट करनी पड़ती है। फ्रॉम द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स, दोनों पार्टी अपनी अपनी दलीलें जब दे देती है उसके 12 महीने के अंदर ये पूरा आर्बिट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। आजकल एक टाइम है, 1996 वाले आर्बिट्रेशन एक्ट में ना टाइम दिया गया, तो बोलते हैं आपके पास टाइम है ना कि आप आर्बिट्रेशन कंप्लीट कर देंगे 12 महीना के अंदर, जब दोनों पार्टीज का दलीलें सुन लेंगे। दलील समझते हो ना, वो अपना रोना रोएगा, मारवाड़ी हिंदी में बोल रहा हूं, वो अपना रोना रोएगा जब दोनों की प्लीडिंग्स खत्म हो जाए, उसके 12 महीना के अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा ना। यानी अपॉइंटमेंट करने के पहले दो चीजें उससे पूछने, आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है जिसके कारण बायस्ड हो जाए, आपके पास टाइम है ना कि 12 महीना के अंदर, जो लॉ में नियम है हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स आपका हो जाएगा ना सब कुछ कंप्लीट लेआउट। तो ये दो चीजों का हम लोग वहां पर उससे पहले रिटन डिस्क्लोजर्स लेते हैं। वापस चेक कर लो, आपका रिलेशनशिप और सफिशिएंट टाइम दो ग्राउंड्स है, और भी ग्राउंड्स दिए रहते हैं कि आपका बायस्ड रिलेशनशिप मानेंगे। फिफ्थ शेड्यूल, इस एक्ट में एक फिफ्थ शेड्यूल है, मिला लिखा लोगों ने, उसमें ना और एग्जांपल्स दिए हुए कि ऐसे ऐसे केस में हम मानेंगे बायस्ड हो गए। सर डिस्क्लोजर्स का फॉर्मेट कैसा होगा? सिक्स्थ शेड्यूल में फॉर्मेट लिखा हुआ है, और कभी भी अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हुए अचानक, तुम बोलेगा अच्छा अपॉइंटमेंट वाले दिन चेक करना है ना, जब हम अपॉइंट हो रहे हैं उस दिन हम बायस्ड नहीं हो। सर अगर हम बाद में बायस्ड हो चलेगा ना? बाद में भी हो तो आपको थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विदाउट डिले पार्टीज को बताना पड़ता है। देखिए मैं शेड कर देता हूं ब्लू से, थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, नीचे मिला, चेक करिए, थ्रू आउट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। फिफ्थ और सिक्स ये सब नोट किया आप लोगों ने, ताकि आप बहुत दिन बाद जब पढ़ोगे याद आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, मतलब बेसिकली पहले हम बता रहे हैं रिटन डिस्क्लोजर्स उससे लिखवा रहे हैं दो मैटर्स पर, ताकि वो बायस तो नहीं है, और उसके पास टाइम है ना 12 महीना फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स। हटा दूं? अब देखो, अब आ रहा है ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग। वो जो था वो बैकग्राउंड था। मेन दो ग्राउंड है फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट, ग्राउंड 1 एंड ग्राउंड 2। वो तो था कि जब किसी को अपॉइंट करते हैं पहले उसे एक डिक्लेरेशन ले रहे थे। मेन आंसर ये है, तो यहां पर आके लिखो तुम्हारे बुक में जहां पर भी हो, ग्राउंड्स 3 मार्क्स के आते हैं, ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट। किस आदमी को अपॉइंट मत करो क्योंकि ये इंडिपेंडेंस इसका नहीं है, ये इसके डिस्क्लोजर्स में ही पता चल रहा है ऐसा ऐसा बात। एंड इसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो पार्टीज डिसाइड किए हैं, लॉ ने डिसाइड किया है। कई लोग लिखते हैं ही डजंट हैव द क्वालिफिकेशन अग्रीड बाय लॉ। जैसे बात बोलो, hey, स्टॉप राइटिंग। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहां लिखा है? लॉ में लिखा है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रैक्टिसिंग सीएस, लॉ में लिखा है। पर आर्बिट्रेटर बनने के लिए नॉर्मली कोई क्वालिफिकेशन लॉ ने ही प्रिस्क्राइब किया है, पार्टीज बोलता है। लैंग्वेज आ रहा है? तो बोलते हैं पार्टीज के क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं थी, जो पार्टी ने बोला था। सपोज हमारे यहां जो आर्बिट्रेटर होंगे उनको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इंजीनियर भी हो ताकि वो टेक्निकल बारीकी समझ सकें। पार्टीज की अगर कोई क्वालिफिकेशन की मांग है वो हमें चेक करनी है ग्राउंड 2 में। एंड ग्राउंड 1 में क्या है? लैंग्वेज मिल गया, कहां गया? A party may challenge an arbitrator appointed by him, okay, or in whose appointment he has participated,
only for reason of which he becomes aware after the appointment. Important point है, मतलब क्या, सुनो, अपॉइंटमेंट के समय अगर तुमको पता था कि ये इम्पार्शियल नहीं है और उस समय तुम चुप रह गया, तुमको पता था कि उसका पिताजी है, तुम्हारा एक जन से झमेला चल रहा है, जिसको तुम अपॉइंट किए हो वो ऑपोजिट पार्टी का पिताजी है, तुमको तो पता था, नहीं नहीं अंकल जी आप पर भरोसा है, आप हम लोग दोनों के बीच में सही डिसाइड करेंगे, जब देखा डिसीजन तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा है, अरे तुम लोग तो बाप बेटे हो, मिले हुए हो, अब नहीं बोल सकते. आफ्टर अपॉइंटमेंट यू कैन नॉट रेज दैट क्वेश्चन इफ द हालात वाज नोन टू यू पहले से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम उन्हीं चीज को क्वेश्चन कर सकते हो जो तुमको बाद में पता चला हो. You can challenge those questions which you have come to know after the appointment. If you are knowing it on the date of appointment, you cannot challenge it later on. पर कुछ चीजें तुमको अगर बाद में पता चला है तब तुम कर सकते हो क्वेश्चन. या कोई ऐसा रिलेशनशिप आ गया है, तुम्हारा 7 शेड्यूल में एक लिस्ट दिया हुआ है, सर कितने शेड्यूल्स आ गए देखो तो. 4th शेड्यूल क्या चीज का था? फीस. 5th शेड्यूल था सर्कमस्टांसेस कि तुम बायस्ड हो. 7th शेड्यूल में भी कुछ रिलेशनशिप के लिस्ट दिए हुए हैं कि ये आदमी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकता है. तो ये एमसीक्यू में आ जाएगा. Which person cannot be appointed as arbitrator? The list is given in 7th schedule, 1st schedule, 2nd schedule. कॉपी करो अच्छे से. सर अगर फिर भी डिसीजन अगर आ जाए तो हम बाद में आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड के लिए कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए डिसीजन गलत था. वो ग्राउंड्स अलग है, हम लोग पढ़ेंगे. पहले मार्किंग लीजिए. 3 मार्क्स लिखा है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज. ग्राउंड 1, circumstances which shows that there is doubt about his independence or impartiality. He does not possess the qualification agreed by the parties. So a party may challenge on arbitrator's appointment. Language मिल रहा है? After the appointment was made only for reason which he becomes aware after the appointment. इसका easy language क्या है? If he was already aware about the grounds of 1 and 2 on the date of appointment, then he cannot challenge later on. But if he comes to know about these grounds later on, then he can challenge. मैं वेट कर रहा हूं. इस लाइन का इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है? अगर ये चीज तुमको पहले से पता था तब तुम बाद में रेज नहीं कर सकते हो. अगर तुमको पता ही बाद में चला हो तो अलग बात है. सर इंडिपेंडेंस पे डाउट कैसे पता चलता है हम लोग को? एक लिस्ट दिया हुआ है 5th शेड्यूल में, वहां सर्कमस्टांसेस है. 7th शेड्यूल में रिलेशनशिप्स का लिस्ट दिया हुआ है. 5th शेड्यूल वाली बात हमको पिछले पेज से पता चली थी, देखो पीछे मोड़ के. 5th शेड्यूल तुमने कुछ अपने हाथों से लिखा है, 5वां शेड्यूल. तो दिस इज ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. ओके, आइए नेक्स्ट. चैलेंज का प्रोसीड्यूर क्या होगा? व्हाट इज द चैलेंज प्रोसीड्यूर? सर प्रोसीड्यूर क्या होता है? Parties are free to agree on a procedure for challenging an arbitrator. ओह, वो भी parties decide करेंगे. Okay. और अगर challenge successful नहीं है, मतलब कौन हार गया? जो आरोप लगाया वो हार गया ना. If the challenge is not successful, the arbitral tribunal will continue. क्योंकि वो सही है. समझ में आ रहा है? इंक विंक लगा के करो एंड वो अपना डिसीजन भी देगा. और अगर बाई चांस वो गलत जीता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर, वो अगर गलत जीत गया केस को, तो तुम हिम्मत मत हारो, रो मत. अवार्ड आने के बाद भी तुम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो, कैंसिल करिए अवार्ड को. इसको बोलते हैं सेट असाइड. एक बार का तो वो डिसीजन देगा ही. ओके. और कितना टाइम? टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो ये सुनो, चैलेंज प्रोसीड्यूर अलग से 3 मार्क्स का आता है. चैलेंज प्रोसीड्यूर के अंदर आपको प्रोसीड्यूर बताना है एंड टाइम ऑफ चैलेंजिंग बताना है. और किसको जाके चैलेंज करोगे पता है? वो खुद ही करेगा डिसाइड. गजब बात पता है क्या हुआ है? वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को आप बोलेंगे आप गलत हैं, वो बोलेगा हम गलत नहीं है. ये थोड़ा सा अजीब चीज है. किसको जाके चैलेंज करोगे? ट्राइब्यूनल को ही चैलेंज करोगे 15 दिन के अंदर, आफ्टर बिकमिंग अवेयर कि ऐसी एक ट्राइब्यूनल बनी है, या आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द हालात कि यार ये आदमी तो इंपार्शियल नहीं है, अब पता चला है मेरे को, अब पता चला है, पहले नहीं पता था. लैंग्वेज मैच करो. And who will decide on the challenge? Arbitral tribunal खुद. तुमको लगता होगा कोई दूसरा अथॉरिटी को जाके आप कंप्लेन कर रहे हो. नो, गजब बात है. 3 क्वेश्चन है यहां पे. टाइमलाइन फॉर चैलेंजिंग लिखो अपने हाथों से. तो तुमको आज ही नोट्स बनाना है इसका, छोटा छोटा पॉइंट्स. टाइमलाइन फॉर चैलेंजिंग,
व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ चैलेंजिंग? पार्टीज हैव डिसाइडेड, सिंपल लाइन लिखोगे, पूरा प्रेसी राइटिंग होता है ना. And who will decide on the challenge? The arbitral tribunal itself will decide on the challenge. तो चैलेंज के ग्राउंड्स हो गए, चैलेंज का टाइम हो गया, चैलेंज का प्रोसीड्यूर हो गया, एंड हु विल डिसाइड ऑन द चैलेंज. मैंने इतने दिन आपको राइटिंग वर्क नहीं दिया, आज इसको घर जाते ही कंप्लीट करोगे, छोटा छोटा लिखोगे. डोंट सेंड मी बिग आंसर्स. उससे क्या होता है, आपका पूरा याद करने का वो भर जाता है. यू टेंड टू रिमेंबर दीज थिंग्स स्पीडीली. स्टार्ट ऑब्जर्विंग चैलेंज प्रोसीड्यूर. वापस देखो क्या हो रहा है, हाउ द चैलेंज प्रोसीड्यूर इज डन. इंक प्लीज चेंज करना. टाइम आपके आंसर में आना चाहिए. तुम लोग पूछते हैं हमसे चैलेंज प्रोसीड्यूर 12 लाइन याद नहीं हुआ, 3 ही लाइन तो याद करना है. द पार्टी शुड चैलेंज द प्रोसीड्यूर विद इन 15 days ऑफ बिकमिंग अवेयर दैट दिस ट्राइब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड और बिकमिंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट ही इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट. ट्राइब्यूनल विल इटसेल्फ डिसाइड द चैलेंज. इजी हो गया है ना, मेरे बुक से मिल गया ऑलमोस्ट. चैलेंज प्रोसीड्यूर मैं वापस बोल रहा हूं, मैच करो, बोर्ड देखो. क्वेश्चन पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये 3 आपको आंसर्स में कवर करना था. आपको 3 लाइन में कवर हो जाएगा. ये जो तुमको टेंशन हो रहा था इतना बड़ा पढ़ने में, चलिए लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, छोटे से टॉपिक से. आपने आर्बिट्रेटर को बहुत मेहनत करके, विश्वास करके उस पर जिम्मेदारी सौंपी, पर अब नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे. क्यों सर? क्योंकि ये वाला आर्बिट्रेटर अपना काम नहीं कर पा रहा है, कोई कारण से बिजी है, इनकॉम्पिटेंट है, या वो खुद रिजाइन कर दिया, या पार्टीज को लग रहा है या फालतू आदमी है, हम लोग उसको हटा दिए. हम लोग तो हटा ही सकते हैं, हम ही लोग तो लाए थे. तो ये 3 केस है, वो खुद रिजाइन कर दिया, या हम लोग हटा दिए, या अनएबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस. तो ऐसे केस में न्यू आर्बिट्रेटर विल कम इनटू पिक्चर. 1 2 3 कर लिया होगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे. न्यू आर्बिट्रेटर लिख देना ऐसे हेडिंग, तब जल्दी समझ में आता है. रिजाइन कर दिया, हम लोग हटा दिए, हिंदी लाइंस, एंड वो था पर कुछ काम कर नहीं रहा था, क्योंकि आजकल पता टाइम बाउंड है. अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, उसको सारे चीजें कब कंप्लीट करनी है? Within 12 months from the completion of all pleadings. दोनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद, और ऑलरेडी प्लीडिंग्स खत्म हो गए, वो 11 महीना खत्म हो गया, फालतू आदमी है. तो आई विल अपॉइंट अ न्यू आर्बिट्रेटर. और पॉइंट्स बता रहे हैं, और आर्बिट्रेटर कैसे न्यू आता है. इधर 4th नंबर पॉइंट है, पढ़ो. पार्टीज डिसाइड कर लेते हैं तो भी हो जाता है, सेम चीज. अब जो नया आर्बिट्रेटर आएगा वो क्या वापस पुराना आर्बिट्रेटर का सारा चीज वापस सुनेगा? उसके ऊपर है, वो विश्वास कर भी सकता है पुराने चीजों पर, वो शुरुआत से भी कर सकता है. रीडिंग कैटेगरी बोल के कुछ मिल रहा है? रीड बोल के कुछ दिख रहा है बच्चों? चेक कर लीजिए. रीड बोल के कुछ दिख रहा है? श्योर एवरीवन? एंड पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, आप चैलेंज अभी करते हो कि ये आर्बिट्रेटर गलत है, बायस्ड हो गया है. ग्राउंड्स क्या था चैलेंजिंग का? बायस्ड वाला, और क्वालिफिकेशन नहीं है इसके पास. जो पार्टीज बोले, लॉ नहीं लिख के आना है. तो किसको जाके चैलेंज करते थे? ट्राइब्यूनल को.
तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, उसका जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, आप किसको जाकर क्वेश्चन करते हो कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का? किसको जाके आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के कॉम्पिटेंस पे प्रश्न उठाते हो? उसी को। सर वो अगर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे और डिसीजन दे सकता है, और तुम हिम्मत मत हारना, डिसीजन आने के बाद तुम कोर्ट को अप्लाई करके सेट असाइड करवा सकते हो। सर जब चैप्टर शुरू हुआ आप बोला था कोर्ट लोग तो इंटरफेयर ही नहीं करता है, हम एक लाइन बोला था कभी कभी कोर्ट इंटरफेयर करता है। आज 2 केस देख चुके हो तुम, एक तो कि तुम चैलेंज करते हो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, हार जाते हो केस, वो डिसीजन भी दे दिया मनमानी करके, चैलेंज करवा सकते हो तुम। एक केस और देखा तुमने, जब पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पाते आर्बिट्रेटर को, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेटेड जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हेल्प इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ओके, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, लिखा हुआ है सेक्शन 16 डील्स विद कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू डिसाइड ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन। पहला लाइन मिला, एट व्हाट स्टेज कॉम्पिटेंस कैन बी क्वेश्चनड, हेडिंग बनाओ, लिखते कर सकते हो क्वेश्चन, बट इससे लेट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एट व्हाट स्टेज कॉम्पिटेंस कैन बी क्वेश्चनड, किस स्टेज में कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन किया जा सकता है, एट व्हाट स्टेज लिखो। कल कैलकाटा में एनआई एक्ट होगा, वो शायद आप लोग के भी है इन द न्यू सिलेबस, दैट इज इन द इवनिंग 4:20। कल एक ही क्लास लूंगा शायद, 4:20 to 6 इन द इवनिंग। स्टार्ट राइटिंग, एट व्हाट स्टेज कॉम्पिटेंस कैन बी क्वेश्चनड। कल दिन में बैकलॉग सल्टा लेना 185, 186 नंबर के सेक्शंस का, ये और भी छोटे छोटे ऐड किए होंगे मैंने रिकॉर्ड करके। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। एक चीज बता दूं, आपने कभी नाम सुना है सेबी? कौन होते हैं? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट्स अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। आपने नाम सुना है आरबीआई? इट्स अगेन अ रेगुलेटर, आपके मनी मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई। तो आर्बिट्रेशन एक्ट जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर एक बॉडी बना आजकल 2019 में, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, लिख के रख दो। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ दिस एक्ट। और इसका पता है स्टेटस कैसा होगा? बॉडी कॉर्पोरेट। नाम सुने हो कभी? ये वर्ड कभी सुने हो लाइफ में? विथ परपेचुअल सक्सेशन, यानी इन लोग सब चीज के ऊपर नजर रखेगा पूरे आर्बिट्रेशन एक्ट के इंप्लीमेंटेशन पर। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ दिस एक्ट, एमसीक्यू पूछ लेगा। एंड इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विथ परपेचुअल सक्सेशन। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विथ परपेचुअल सक्सेशन। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विथ परपेचुअल सक्सेशन। क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैंने सारे हैंडल किए हैं। जैसे ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट, क्या 2 ग्राउंड्स है, क्या था याद बताओ? सर हिज इंडिपेंडेंस इज क्वेश्चनड, सर ही डजंट possess the qualification agreed by the parties, and what is the procedure for challenging? So parties will decide the procedure and it is challenged to the tribunal itself, and within 15 days of becoming aware that this is constituted or aware of the circumstances कि ऐसा ऐसा है, we can challenge the appointment. And if they decide in a wrong way and gives the award, we can still apply to the court to set aside the arbitral award. आज ही तैयारी करके इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल और ये सब हो गए। अब हम लोग कल मिलेंगे कैलकाटा में। कल एनआई एक्ट होगा, कल हो सकता है जूरिस्प्रूडेंस नहीं हो, पर आज मेन भूमि पूजन हो गया, अब इजी लगेगा। अब आर्बिट्रेशन के बचे हुए जोन इजी हैं। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू टुमारो एट 4:15 फॉर एनआई एक्ट। ग्रुप में आ जाएगा लिखा हुआ।